बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं यहाँ पर क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का 8th चैप्टर को जो है दूसरा पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे संतुलन स्तर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे संतुलन स्तर। ठीक है, 8.2 मैंने इसका फर्स्ट पार्ट बना दिया। अगर आप नहीं देखा है आपने तो आप देख सकते हैं वीडियो की प्लेलिस्ट पे, चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं, आपको वो पार्ट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं यहाँ पर संतुलन स्तर के बारे में। तो संतुलन स्तर की बात करें तो संतुलन स्तर हमेशा एक चीज पर प्राप्त होता है, वो है आपका पूर्ण रोजगार। यानी जब व्यक्ति को पूरी तरह से रोजगार मिला होता है तभी आपको जो है संतुलन स्तर प्राप्त होता है। यानी अगर व्यक्ति को पूर्ण रूप से रोजगार नहीं मिला हुआ है तो वो उसे जो है संतुलन का स्तर प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये कि कंडीशन है कि अगर संतुलन का स्तर प्राप्त करना है तो रोजगार जो है पूर्ण रूप से व्यक्ति के पास होना चाहिए। ठीक है, तो पूर्ण रोजगार संतुलन, अब ये यहाँ पर क्या था, पूर्ण रोजगार कब प्राप्त होगा, जब प्राप्त होगा पूर्ण रोजगार तो वहाँ पर क्या होगा, एक संतुलन की स्थिति हो जाएगी। ये संतुलन जो है 3 प्रकार से हो सकता है। यहाँ पर संतुलन कैसे हो सकता है कि यहाँ पर जो है कीन्स एक वैज्ञानिक, कीन्स ने कहा है, कीन्स ने एक परिभाषा दी है। तो क्या है, कीन्स का एक सिद्धांत है जिसके अनुसार क्या होता है, संतुलन स्तर प्राप्त किया जा सकता है 3 प्रकार से। जो है कीन्स के अनुसार जो है जो क्या किया जा सकता है, संतुलन के स्तर को प्राप्त किया जा सकता है। तो पहला स्तर है, यहाँ पर पहला जो काम है पूर्ण रोजगार के स्तर पर, कि पहले उसे पूरा रोजगार दे दिया जाए, उसके स्तर पर हम संतुलन को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो है अल्प रोजगार स्तर पर या पूर्ण रोजगार से जो है कम स्तर पर, यानी अल्प रोजगार के स्तर पर हम जो है संतुलन स्तर की गणना कर सकते हैं। और साथ ही जो है हम क्या कर सकते हैं, पूर्ण रोजगार के बाद या जो है पूर्ण रोजगार के स्तर से अधिक, अगर पूर्ण रोजगार का स्तर अधिक हो जाता है उससे हम संतुलन की गणना करेंगे। तो इस प्रकार से जो है 3 तरीके हैं जिससे कि हमें संतुलन स्तर की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम तरीके देखते हैं। पहला तरीका जो है पूर्ण रोजगार का संतुलन, पूर्ण रूप से यानी अगर व्यक्ति को पूरी रूप से जो है पूरी तरह से जो है संतुलन मतलब जो है उसे रोजगार मिला हुआ है, तो इससे क्या अभिप्राय होगा, तो अगर उसे पूरी तरह से रोजगार मिला है तो वो संतुलन की स्थिति में है और इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। इससे अभिप्राय यानी उस स्थिति से है जब पूर्ण रोजगार जो है पूर्ण रोजगार का स्तर जो है समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है। तो इसका मतलब क्या है, अगर समग्र मांग जो है समग्र पूर्ति के बराबर होगी तो इसमें जो है उपभोक्ता एक संतुलन की स्थिति में होता है। जब उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है तो उसे पूर्ण रूप से रोजगार मिला होता है और वह संतुलन की स्थिति में होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। आगे यहाँ पर ये कह रहा है कि पूर्ण रोजगार, यहाँ पर कह रहा है पूर्ण रोजगार का रोजगार संतुलन कैसे होगा, एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर समग्र मांग मैंने आपके लिए लिखे, समग्र मांग है और यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस पर यहाँ पर जो है आय उत्पादन रोजगार लिखा हुआ है। 45 डिग्री का कोण बना है। यहाँ पर जो ग्राफ दिखाया गया है वो एडी है, एग्रीगेट डिमांड का यहाँ पर यानी समग्र मांग का है। जो कि समग्र मांग कैसे बनती है, कस्टमर यानी उपभोग जितना भी उपभोग करेगा और निवेश करेगा। यानी एक उपभोक्ता क्या क्या करता है, एक उपभोक्ता या तो उपभोग करेगा, क्या करेगा, उपभोग करेगा और प्लस निवेश करता है। ठीक है, उपभोग और निवेश करता है। जब हम उपभोग और निवेश को जोड़ देंगे यहाँ पर तो हमें क्या है, एडी उसकी पूरी मांग मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये दिखाया गया है। इस स्थिति में क्या है, एक उपभोक्ता पूरी संतुलन की स्थिति में होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से रोजगार मिला हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं अल्प रोजगार के बारे में। अब बात करेंगे अल्प रोजगार के बारे में। अल्प रोजगार में क्या होता है, अल्प रोजगार संतुलन यानी अंडर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कैसे होगा, इसका अभिप्राय है उस परिस्थिति से होता है। इसका क्या अभिप्राय है, एक ऐसी परिस्थिति से होता है जब समग्र मांग यानी पूरी मांग जो होती, समग्र मांग समग्र पूर्ति से यानी समग्र पूर्ति के बराबर होती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी देखिए ऊपर भी क्या था, समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर थी और यहाँ पर भी समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर है। तो आप कहेंगे
कि यहाँ पर जो है पूर्ण रोजगार और अल्प रोजगार में अंतर क्या हुआ। तो आगे पढ़ते हैं यहाँ पर, जबकि संसाधनों का जो है पूर्ण उपयोग नहीं होता है। पूर्ण रोजगार में क्या होता है, यहाँ पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होते हैं, साथ ही उनका पूर्ण रूप से जो है संसाधनों का उपभोग हो जाता है, ठीक है, यानी उपयोग किया जाता है। लेकिन अल्प रोजगार की स्थिति में यहाँ पर क्या होगा, संतुलन कब स्थापित होगा, यहाँ पर कब स्थापित होगा, जब यहाँ पर जो है समग्र मांग और समग्र पूर्ति तो बराबर होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है संसाधन का जो है पूर्ण रूप से उपयोग नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है अल्प संतुलन, रोजगार स्तर अल्प संतुलन हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। ग्राफ के माध्यम से क्या है, ये देखिए पूर्ण रोजगार यहाँ पर किस तरह से दिखाया गया है। अब हम बात करें कि ये जो देखिए अल्प रोजगार है, हम बात करते हैं वास्तविकता की, तो वास्तविक यहाँ पर ये जो एडी दिखा रखा है ये वास्तविक है, क्या है, वास्तविक, यहाँ पर ये वास्तविक है। और ये जो है यहाँ पर अल्प रोजगार है, ये दिखा रखा है ना, ये अल्प रोजगार है, ये अल्प रोजगार हो गया और ये वास्तविक रोजगार हो गया, जो कि होना चाहिए था। होना कितना चाहिए था, ये एडी के बराबर होना चाहिए, लेकिन ये कितना हुआ, यहाँ पर जो है एडी मांग और यहाँ पर क्या है रोजगार आय, ये कम हो गई। देखिए यहाँ पर देखिए ये का अंदर की तरफ चला गया और इससे क्या हुआ, इसका रोजगार और आय दोनों ही कम हो गई है, अल्प रोजगार इसे मिला है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर संतुलन इस तरह से होगा, प्राप्त कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हो गया। अब आता है आपका तीसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है, पूर्ण रोजगार के बाद। पूर्ण रोजगार के बाद का मतलब ये है कि अगर आपको पूरी तरह से रोजगार मिला हुआ है, ठीक है, पूरी तरह से रोजगार मिला हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर रोजगार तो मिला हुआ है, रोजगार मिला हुआ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या आ रहा है, यहाँ अधिक स्तर पर मिला हुआ है। जितना रोजगार मिलना चाहिए था उससे अब आपको ज़्यादा रोजगार मिला हुआ है। एक व्यक्ति है जिसे जो है जितना रोजगार मिलना चाहिए था, रोजगार यानी काम मिलना चाहिए था, अब उससे कहीं ज़्यादा उसे काम मिल गया है। तो इस स्थिति पर हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, हम संतुलन की स्थिति की गणना करेंगे, ठीक है। संतुलन की स्थिति की गणना कैसे करेंगे, अब यहाँ पर देखिए ओवरफुल हो गया, यहाँ पर क्या हो गया कि ओवरफुल हो चुका है पूर्ण रोजगार का स्तर के बाद, यानी पूर्ण रोजगार जो है जितना मिलना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा मिल चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिंदु हमारा था सेम टू सेम कौन सा, पूर्ण संतुलन के बारे में, ठीक है, पूर्ण संतुलन था। अब लेकिन यहाँ पर जी बिंदु आ गया है, ऊपर हो चुका है ये, अब इतना ऊपर उठ गया, यानी आपकी समग्र मांग बढ़ गई है और पूर्ण आय भी बढ़ गई है। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ से देखिए ये आपका इतना एक्स्ट्रा हो गया, बढ़ गया ना। जब इतना बढ़ गया तो यहाँ से क्या होगा, जब इतना बढ़ जाएगा तो यहाँ पर जो है पूर्ण रोजगार जो है, यहाँ पर जो रोजगार मिला हुआ है वो अधिक मात्रा में मिला हुआ है जितना मिलना चाहिए था। आई होप यहाँ पर आपको ये ग्राफ समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। आगे मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लेते हैं, ये आ गया। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ये क्या चीज़ है। यहाँ पर आपको देखना है क्या है, ये है आपके पास जो है उत्पाद, ठीक है, बाजार का अल्पकालिक स्थिर कीमत विश्लेषण। तो अब हमें इसके बारे में पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में, कि उत्पाद बाजार का अल्पकालिक स्थिर कीमत विश्लेषण क्या होता है, जो यानी अल्पकाल में जो है स्थिर कीमत विश्लेषण में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, उत्पाद अपने उत्पादक यानी उत्पादक जो है अपने उत्पादन को योजना को समायोजित करने की कोशिश करता है। तो पहला क्या है, एक उत्पादक होता है, ठीक है, एक उत्पादक है, वो क्या करेगा, वो जो है उत्पादक अपने उत्पादन को जो भी उसने बनाया है, उत्पादित किया है, उसे जो है यहाँ पर समायोजित करने की कोशिश करेगा। समायोजित, ठीक है, ठीक तरह से योजित, समायोजित मतलब ठीक तरह से जो है उसे बेचने की कोशिश करेगा, ठीक है, समायोजित करेगा, यानी जितना उसे आवश्यकता है मार्केट में उतना लाने की कोशिश करेगा। उसके बाद है दूसरा पॉइंट है आपके पास, दूसरा पॉइंट ये है कि फर्म को बाजार की प्रचलित कीमत, यानी जो कीमत है फर्म को बाजार की प्रचलित कीमत की जो है यहाँ पर जो प्रचलित कीमत की स्थितीकरण करेगा, ठीक है, स्थितीकरण करेगा। यहाँ पर क्या है, स्थिति
धारण करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो है फर्म क्या करती है, फर्म जो है बाजार में जो प्रचलित कीमत होती है ना, उसकी स्थिति को धारण कर लेती है। ठीक है, उसकी स्थिति को धारण करेगी, यानी बाजार में जो कीमत चल रही है वस्तुओं उत्पाद की, उसी कीमत पर फर्म को जो है वस्तुएं एवं उत्पाद को बेचना पड़ेगा जो उसने बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अल्पकाल में जो है कीमत स्तर स्थिर रहती है। जब भी अल्पकाल होता है तो कीमत स्थिर रहती है, और दीर्घ काल में बात करें तो कीमत बदलती रहती हैं। ठीक है, दीर्घ काल में आपकी कीमतें बदल जाती हैं और अल्पकाल में कीमतें जो है स्थिर रहती हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 कहता है, जब एएस यानी एग्रीगेट सप्लाई जो होती है, समग्र पूर्ति को संतुलित माना जाता है। कब माना जाएगा, तो अगर संतुलित माना जाएगा तो संतुलन जो है, संतुलन स्थिर होगा। ये स्थिर एडी से निर्धारित होता है। अब स्थिर की स्थिति जो है, या हम कह सकते हैं कि जो स्थिर होने की स्थिति है वो समग्र मांग से निर्धारित होगी या समग्र पूर्ति से निर्धारित होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक और टॉपिक के बारे में। सबसे पहले मैं आपको एक सिद्धांत के बारे में बताना चाहता हूँ, वो है आपका जो है प्रभावी मांग का सिद्धांत है। प्रभावी मांग का सिद्धांत ये कहता है कि यहाँ पर जो है एएस को स्थिर माना जाता है, यानी जो एएस है वो स्थिर रहेगा। एएस स्थिर रहेगा तो संतुलन पूरी तरह समग्र मांग एडी से निर्धारित होगा। अगर हम बात करें, अगर ये क्या कहना चाह रहा है, ये एक सिद्धांत है जिसे प्रभावी मांग के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। एएस अगर स्थिर रहेगा, क्या रहेगा, एएस अगर स्थिर रहेगा तो इससे हम यहाँ पर जो इसकी मांग होगी, क्या होगी, इसकी मांग क्या होगी, मांग, इसकी जो मांग होगी वो होगी एएस से निर्धारित होगी। किससे होगी, एडी से निर्धारित होगी। जब एएस स्थिर रहेगा तो जो है यहाँ पर मांग जो है बाजार की वो एडी से निर्धारित होगी, यानी समग्र पूर्ति जब स्थिर रहती है तो समग्र मांग से मांग का निर्धारण होता है। आई होप यहाँ पर ये समझ आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ पर देखते हैं ये। चलिए नेक्स्ट है हमारा स्थिर कीमत मॉडल के तहत संतुलन का उत्पादन। जो स्थिर कीमत मॉडल होता है, स्थिर कीमत का मॉडल जो है उसके तहत, उसके अनुसार जो है मॉडल, यहाँ पर मॉडल के तहत संतुलन कीमत का, संतुलन उत्पाद का निर्धारण। अब देखिए संतुलन कीमत का निर्धारण तो हो गया, अब हम संतुलन उत्पाद का निर्धारण कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्थिर कीमत का मॉडल हम समझ लेते हैं। मॉडल के अंतर्गत जो है अंतिम वस्तु का जो है संतुलन केवल एडी द्वारा निर्धारित होता है। तो क्या होता है यहाँ पर, स्थिर कीमत का मॉडल ये बताता है कि इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर वस्तु का संतुलन केवल जो है एडी के द्वारा निर्धारित होगा। किसके द्वारा निर्धारित होगा, एडी के द्वारा ही इसका निर्धारण किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए कैसे निर्धारण होगा, एडी कैसे निर्धारित करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर एडी इक्वल टू होता है उपभोग और निवेश। उपभोग और निवेश को जोड़ते हैं तो यहाँ पर जो है एडी निकलता है, एग्रीगेट डिमांड निकलते हैं, यानी समग्र मांग निकलती है। तो इसी के द्वारा ही हम मांग को निर्धारित कर सकते हैं। तो इसका समीकरण अगर बात करें समीकरण की, तो आप समीकरण देख सकते हैं। यहाँ पर समीकरण हो जाएगा एडी इक्वल टू जो होता है ए, तो ये आपका एक समीकरण हो गया जो कि ये ग्राफ में यहाँ पर दिखा रखा है। ये रहा आपका ग्राफ, यहाँ पर क्या है, ये समग्र मांग का ग्राफ है और ये भी समग्र मांग का ग्राफ जो कि बढ़ चुका है। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है अगला टॉपिक जो है 8.3 जो है अगले पार्ट में करेंगे वीडियो के। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, यहाँ पर सारे टॉपिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।